एवं समस्त सदस्यगण, आज हम यहाँ 50 वर्ष पूर्व की उस ऐतिहासिक घटना पर चर्चा कर रहे हैं जिसे इतिहास भारतीय आपातकाल के नाम से जानता है। 25 जून 1975 जब देश में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया, उस समय देश में संविधान तो था पर उसकी आत्मा कहती चुनाव तो थे लेकिन विकल्प नहीं थी, आवाज़ें थी लेकिन बोलने की स्वतंत्रता नहीं थी। उस दौर ने हमें अमिट सबक दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, लोग कहते थे कि ट्रेनें समय पर चलती थी, तो मेरा प्रश्न है क्या ट्रेनों का समय पर चलना ही असली लोकतंत्र है? अध्यक्ष महोदय कि ट्रेनों का चलना ही केवल असली लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र की मजबूती संस्थाओं की निष्पक्षता में है, न कि किसी व्यक्ति विशेष के प्रति समर्पण में। असली लोकतंत्र वहाँ है जहाँ अंतिम पंक्ति में खड़ी महिला भी किसी सरकार के प्रति अनीति पर प्रश्न उठा सके। अध्यक्ष महोदय, जब हम बात अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता की करते हैं तो हमें उन लोगों को यह चेतावनी देनी होगी कि जिन लोगों ने सत्ता के मंद में रहकर आवाज़ों को दबाना चाहते हैं कि खींचो न कमानों को तुम न तलवार निकालो, खींचो न कमानों को तुम न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो तुम अखबार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो तुम अखबार निकालो। अध्यक्ष महोदय, संविधान केवल कागजों में सुरक्षित नहीं रहता है, वह सुरक्षित रहता है नागरिक की जागरूकता में, साहस में और प्रश्न करने की क्षमता में। असली लोकतंत्र वही है जहां हर व्यक्ति अपनी बात को स्पष्ट रूप से रख सकता है। अंतिम पंक्ति में मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि सत्ता का नाम केवल अपने एक परिवार का पालन पोषण करना नहीं होता। सत्ता का मतलब होता है हर व्यक्ति की सत्ता में रहने का मतलब केवल एक परिवार का पालन पोषण करना नहीं होता, उसका मतलब होता है समस्त समाज एवं देश की प्रगति में अपना योगदान देना। कि अगर नुकसान मेरे तक सीमित होता तो मैं सहन भी कर जाती, कि नुकसान अगर मेरे तक होता तो मैं सहन भी कर जाती। जब बात भारत देश की थी तो मैं कैसे चुप रहती, मैं कैसे रुक रहती। धन्यवाद। जय हिंद, जय लोकतंत्र। खुशबू कुमारी, प्रतिभागी क्रमांक 10 ने अपना व्याख्यान पूर्ण किया। अगले प्रतिभागी है सागर कंवर, प्रतिभागी क्रमांक 11। सागर कंवर। अपने मन में एक लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से उषा जाना है, एक भारत भव्य बनाना है, एक भारत नया बनाना है। सम्मानित मंच को प्रणाम करती हूँ। महोदय, कल्पना कीजिए एक ऐसा भारत जहाँ सूर्य की पहली किरण स्वतंत्रता की नहीं बल्कि दमन की होती है, जहाँ आवाजें गूंजने के बजाय दबा दी जाती हैं और जहाँ लोकतंत्र की धड़कन रुक सी जाती है। ठीक 50 वर्ष पहले 25 जून 1975 की उस काली आधी रात को जब देश सो रहा था, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल थोप दिया। 21 महीनों का वह काला दौर जो हमारे राष्ट्र की आत्मा को लहूलुहान कर गया। प्रेस पर ताले, हजारों निर्दोषों की गिरफ्तारियां, माताओं की गोद सुनी, प्रेस की कलम तोड़ दी गई, न्याय की आंखें बंद कर दी गई, जबरन नसबंदी की साया में अनगिनत परिवार रोए, सम्मान लूट गया, स्वतंत्रता का दीपक बुझ गया, लेकिन अंधेरे में भी सिंगारी बाकी रही। 1977 में जनता की आवाज ने वोट की ताकत से वह तूफान ला दिया और जनता ने इंदिरा तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंका और जनता ने साबित कर दिया कि जब जब जनता बोली है, राज सिंहासन डोला है। लोकतंत्र की ताकत जनता में होती है, सत्ता में नहीं। महोदय, मैं आपको बहुत गर्व के साथ कहना चाहूंगी कि लोकतंत्र का ये काला अध्याय हमारे लिए अनेक महत्वपूर्ण श्वेत अध्याय निर्मित करने का सबक दे गया। लोकतंत्र एक कमल की तरह है, इन्हें बसाना हमारा परम कर्तव्य है। स्वतंत्र संस्थाएं हमारी जड़ें हैं, इन्हें उखाड़ने मत दो।
ये वो डालियां हैं जिन पर लोकतंत्र का फूल खिलता है। युवा ही लोकतंत्र का भविष्य है। युवा सत्य आवाज को कभी दबने न दे। मान्यवर, आपातकाल के समय एक नारा दिया गया था, इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा। तब हमने देखा कि जब कोई नेता खुद को राष्ट्र का पर्याय मान लेता है, तब लोकतांत्रिक मूल्यों का पतन और तानाशाही की बुनियाद शुरू हो जाती है। इससे हमने ये सीखा कि कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए, वह देश से बड़ा नहीं हो सकता। कोई पार्टी कितनी भी शक्तिशाली हो जाए, वह भारत की जनता से ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकती। इसलिए हमें लोकतंत्र में किसी व्यक्ति की पूजा नहीं करनी है, किसी पार्टी की पूजा नहीं करनी है। हमें पूजा करनी है तो भारत माता की और भारत के लोकतंत्र की पूजा करनी है। आज हम सभी यहाँ पर एक साथ, एक स्वर में, एक ओंकार के साथ एक नया संकल्प ले कि हम सभी मिलकर भारत को एक अखंड राष्ट्र बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। सागर कंवर प्रतिभागी क्रमांक 11 ने अपना व्याख्यान पूर्ण किया। मैं पुनः सभी प्रतिभागियों को बधाई देता हूं कि सभी प्रतिभागी अपने निर्धारित समय में अपना व्याख्यान पूर्ण कर रहे हैं और ये जालोर ज़िले का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ये प्रतिभागी अपने में बहुत गौरव का विषय, आपके लिए ये गौरव का विषय होना चाहिए कि आप इस ज़िले का प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ आए हैं। पहली बात तो ये होती है कि हम जिस संस्था में अध्ययनरत है उसके मंच पर जाना ही एक बड़ी बात है। तो आप इस जगह आए ज़िले का प्रतिनिधित्व करने के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अगले प्रतिभागी क्रमांक 12 है ओबाराम। ओबाराम प्रतिभागी क्रमांक 12 है। आदरणीय प्राचार्य, माननीय निर्णायकगण, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम ओबाराम, मैं वीर विरमदेव राजकीय स्नातकार महाविद्यालय जालोर का छात्र हूँ। मैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आपातकाल के 50 वर्ष भारतीय लोकतंत्र के लिए सबक। 21 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक का समय भारतीय लोकतंत्र इतिहास में सबसे विविध और काला अध्याय माना जाता है। ये वह समय है जब जनता के अधिकारों को सीमित कर दिया गया और सत्ता का पूरा केंद्र सरकार के हाथों में आ गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत लोकतंत्र और उनकी गरिमा को बनाए रखने के लिए सरकार ने जिस प्रकार अपने आपातकालीन घोषणा की, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र हमारा रहना चाहिए। इसी बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक फैसला किया, इंदिरा गांधी के चुनावों को रद्द कर दिया गया। इसी दौरान 1975 में इंदिरा गांधी ने देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति फखरुद्दीन अल अहमद ने आपातकाल की घोषणा की। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी और विदेशी नेताओं, पत्रकारों और हजारों लोगों पर मुकदमे चलाए गए और उनको बिना किसी कारण के जेल में डाल दिया गया। थैंक यू। ओबाराम प्रतिभागी क्रमांक 12 ने अपना भाषण पूर्ण किया। हमारे पास वैसे इस कार्यक्रम के लिए 112 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुए थे, लेकिन यहाँ पे अभी तक 35 प्रतिभागियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसमें से 12 प्रतिभागियों ने अपना व्याख्यान भाषण पूर्ण किया। अगले प्रतिभागी क्रमांक 13 मनीषा कंवर। प्रतिभागी क्रमांक 13 मनीषा कंवर। उस सरकार को चलने नहीं देंगे जो हमारे लोकतंत्र, उस सरकार को न चलने देंगे जो लोकतंत्र की हत्या करेगा, उस व्यक्ति को टिकने नहीं देंगे जो लोकतंत्र के खिलाफ बढ़ेगा। सम्मानित मंच को मेरा प्रणाम। 25 जून 1975 की काली आधी रात को भारत सोया नहीं था, भारत को सुला दिया गया था।
एक औरत के हस्ताक्षर से लोकतंत्र को जंजीरों में जकड़ दिया गया, लाखों लोगों को बिना वारंट के जेलों में डाला गया, अखबारों पर ताले, विपक्षी नेताओं के घरों पर बुलडोजर चलाए गए। यह आपातकाल नहीं था, यह था खुलेआम लोकतंत्र की हत्या। जबरन नसबंदी, विरोध करने वालों पर गोलियां चलाई गई। ये लोकतंत्र नहीं, हिंदुस्तान को तानाशाही का ट्रायल रूम बना दिया। मगर भारत झुका नहीं, क्योंकि हम भारतीयों के रगों में भगत सिंह, झांसी की रानी का खून और जोश है। इसी सामूहिक आवाज ने तानाशाही को घुटने टिकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सबक यह नहीं था कि ऐसा हुआ था, सबसे बड़ा सबक यह है कि फिर ऐसा हो सकता है, और बहुत आसानी से, क्योंकि आपातकाल के किसी एक इंसान ने नहीं बल्कि हम सब ने लगाया था। उस चुप्पी से जो हमने साथ ली थी, उस डर से जिसने हमें झुकना सिखाया, उस आराम से जिसने कहा सलने दो, हमारा क्या जाएगा। आज 50 साल बाद वही वायरस जिंदा है। आज सेंसरशिप का ट्रेंडिंग सेहरा बदल गया। कल अखबार जब्त होते थे, आज अकाउंट सस्पेंड होते हैं, कल जेल में भेजा जाता था, आज ट्रोल आर्मी से सामाजिक हत्याएं कराई जाती हैं। मित्रों, आपातकाल सत्ता के लालच के लिए लगाया गया था। पृथ्वी पर हर एक व्यक्ति की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन किसी के लालच को नहीं। मित्रों, हमें अपने लोकतंत्र बचाने के लिए खुद ही सड़कों पर उतरना होगा। हमें सरकार से प्रश्न करना होगा, हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा, क्योंकि लोकतंत्र कोई कागज का संविधान नहीं बल्कि हमारी आत्मा है, हिम्मत है। हमें अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। न्यायपालिका और मीडिया को मजबूत और स्वतंत्र रखना हमारी जिम्मेदारी है। लोकतंत्र कोई गारंटी का कार्ड नहीं जो 75 सालों तक चलता रहेगा। लोकतंत्र वह आग है जो हर पीढ़ी को खुद ही जलानी पड़ती है। जलाओगे नहीं तो ठंड से मर जाओगे। तो याद रखना, लोकतंत्र बचाने का बटन हमारे अंदर है, ईवीएम में नहीं। अंत में हम हैं नौजवान, हम हैं तूफान। लोकतंत्र को बचाना हमारा अरमान। अगर फिर कोई लोकतंत्र की तरफ आंख उठाएगा तो 1977 का इतिहास दोहराएगा। जय हिंद, जय भारत, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। मनीषा कंवर प्रतिभागी क्रमांक 13 ने अपना भाषण प्रस्तुत किया। अगले प्रतिभागी क्रमांक 14 रविंद्र पटेल। प्रतिभागी क्रमांक 14 रविंद्र पटेल। माननीय निर्णायकगण, शिक्षकगण और मेरे प्रिय युवा साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज भारत के लोकतंत्र देश में जहां जनता को बोलने, लिखने और चुनाव के जरिए अपनी सरकार चुनने का अधिकार है, लेकिन 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक का समय भारत के लोकतंत्र इतिहास का सबसे कठिन और काला अध्याय माना जाता है। इसी अवधि को हम आपातकाल कहते हैं। यह वह समय था देश की जनता के अधिकार सीमित कर दिए गए और सत्ता का पूरा नियंत्रण कर दिया गया, सरकार के हाथों में चला गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत अगर देश की सुरक्षा को खतरा, चाहे वह युद्ध, बाहरी हमला, आंतरिक स्थिरता के कारण हो, तो राष्ट्रपति आपातकाल लागू कर सकते हैं। साल 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश की आंतरिक सुरक्षा के खतरे हवाला देकर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल की घोषणा करवाई। इससे पूरे देश में लोकतंत्र अधिकारों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। आपातकाल के प्रमुख कारण राजनीतिक अस्थिरता में विपक्षी दक्षों द्वारा इंदिरा गांधी सरकार को विरोध और आंदोलन, विशेषकर जयप्रकाश नारायण का आंदोलन। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला 1975, अदालत ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया, जिसने उनकी प्रधानमंत्री की कुर्सी खतरे में पड़ गई। तीसरा पॉइंट है कानून के खतरे नाम नियंत्रण। सरकार ने दावा किया कि देश में अराजकता बढ़ रही और सशक्त कदम जरूरी है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निर्मूलन, मीडिया सेंसरशिप, विरोधियों की गिरफ्तारी, बलपूर्वक नसबंदी अभियान, सरकार का पूर्ण सत्ता। मार्च 1977 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल हटाने, चुनाव कराने की घोषणा की। जनता ने इस बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में लाकर इंदिरा गांधी सरकार को हटा दिया। यह लोकतंत्र की बड़ी जीत थी। इससे पता चलता है कि भारतीय जनता किसी भी सत्तावादी शासन को बर्दाश्त नहीं करेगी। भारतीय लोकतंत्र से हमें क्या सीख मिलती है? लोकतंत्र की रक्षा करना जरूरी है, संविधान की मर्यादा बनाए रखना जरूरी है, मीडिया की स्वतंत्रता अनिवार्य है, नागरिकों की जागरूकता अनिवार्य है, युवा की भूमिका जरूरी है। आज के संदर्भ में
अब भारत के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि लोकतंत्र कोई अस्थायी वस्तु नहीं है। इसे हर पीढ़ी को जागरूक रहना, बचाना और मजबूत करना पड़ता है। आपातकाल हमें ये सिखाता है कि लोकतंत्र की रक्षा नेताओं की नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। यदि हम स्वतंत्रता, समानता और न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखेंगे तो भारत सच्चे अर्थों में विकसित भारत बन पाएगा। धन्यवाद। जय भारत। रविंद्र पटेल प्रतिभागी क्रमांक 14 ने अपना भाषण पूर्ण किया। अगले प्रतिभागी कमलेश प्रतिभागी क्रमांक 15। कमलेश प्रतिभागी क्रमांक 15। माननीय अतिथिगण और आदरणीय शिक्षकगण और मेरे साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का मेरा मुख्य बिंदु आपातकाल के 50 वर्ष और भारतीय लोकतंत्र के लिए सबक। आज हम भारत के लोकतंत्र इतिहास के ऐसे अध्याय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिसने हमारे देश की नींव को हिला कर रख दिया, जिसे काला अध्याय यानी आपातकाल कहते हैं। आपातकाल 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की। यह वह दिन था जब पूरे भारत में आपातकाल की घोषणा की गई थी। यह अतीत को याद करने का समय नहीं बल्कि इससे कुछ सीख लेने का समय। आपातकाल हमें याद दिलाता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता कितनी कीमती है, क्योंकि जब 25 जून 1975 को रातों रात मौलिक अधिकार छीन ले गए, साथ ही प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई, जिससे लोकतंत्र एक शरीर की तरह है जिसमें आत्मा नहीं है। इन 50 वर्षों में सबसे बड़ा सबक यह है कि न्यायपालिका, चुनाव आयोग और मीडिया जैसे संस्थाओं का स्वतंत्र होना अनिवार्य है। यदि ये संस्थाएं सत्ता के सामने झुक जाए तो लोकतंत्र तानाशाही के रूप में बदल सकता है। इसकी जिम्मेदारी केवल नेताओं की नहीं बल्कि आम जनता की भी है। वर्ष 1977 में जब आपातकाल हटा तो भारत की जनता ने वोट के माध्यम से ये साबित किया कि वह किसी भी दमनकारी शासन को उखाड़ फेंकने में सक्षम है। इससे आपातकाल हटा और इसके बाद में आपातकाल ये हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे एक बार हासिल किया वह सुरक्षित रहेगी। इसे हमें हर रोज़ सुरक्षित रखना पड़ेगा। आइए आज हम संकल्प लें कि हम भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा अपनी आखिरी सांस तक करेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। कमलेश प्रतिभागी क्रमांक 15 ने अपना भाषण प्रस्तुत किया। सभी प्रतिभागियों को एक फीडबैक फॉर्म दिया जा रहा है, तो सभी प्रतिभागी इस फीडबैक फॉर्म को वापस जमा करवाना सुनिश्चित करें। अगले प्रतिभागी रमेश कुमार प्रतिभागी क्रमांक 16। रमेश कुमार प्रतिभागी क्रमांक 16। यहाँ पर उपस्थित सभी युवा साथियों और अध्यक्ष महोदय को मेरा प्रणाम। आज मैं विकसित भारत और नवाचार के बारे में एक विशेष मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ आपसे। जो विशेष मुद्दा है वह है जो आज भारत के समक्ष एक ऐसी परिस्थिति खड़ी है जो तय सीमा 2047 तक विकसित भारत के लिए विशेष परिस्थितियों में विभिन्न कठिनाइयों और संसाधनों से परिपूर्ण है। आज मैं विशेष रूप से लोकतंत्र की पटरियों से होते हुए एक ऐसी रेलगाड़ी की आवश्यकता है जो 6 महीने में चुनाव रूपी स्टेशनों पर बिना रुके विकसित भारत गंतव्य तक पहुँच पाए। महोदय, ऐसी रेलगाड़ी का नाम है एक देश एक चुनाव, क्योंकि इस देश में विकास से ज़्यादा चुनाव प्रचार पर और प्रशासनिक व्यवस्थाओं, सुरक्षा व्यवस्थाओं पर ज़्यादा पैसा खर्च होता है। मान्यवर, एक अध्ययन के अनुसार CMS की रिपोर्ट के अनुसार सन 1998 में चुनाव पर पैसा खर्च होने वाला 9,000 करोड़, 1999 में 10,000 करोड़, 2009 में 20,000 करोड़, 2014 में 30,000 करोड़,
2019 में 60,000 करोड़, 2024 में 1 लाख से ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है, वो चुनाव में हुआ है। महोदय, आज भारत में चुनावों पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, तो स्वीडन, इंडोनेशिया, ब्राज़ील जैसे देशों में 35 से 40% तक खर्च की बचत हो रही है और वोट प्रतिशत में वृद्धि हो रही है। मान्यवर, भारत के अंदर 365 दिनों में से 70 से 75 दिन आचार संहिता लगी रहती है। ऐसे में अगर एक चुनाव हो तो 5 साल में सिर्फ एक बार आचार संहिता लगेगी। बात अगर सुरक्षा की करें तो 2019 के अंदर लोकसभा चुनावों में 25 लाख से ज़्यादा सैनिकों की तैनाती की गई। आंकड़ा बताता है कि एक चुनाव होता तो देश में 25 से 40% तक बचत होती। इतना ही नहीं, एक चुनाव होने से भारत की जीडीपी दर 8.5% तक बढ़ेगी। एक चुनाव होने से हम 26,250 पेड़ों को कटने से बचा पाएंगे जो पेपर के लिए यूज होते हैं। एक चुनाव होने से हम 4.5 लाख करोड़ की भारत को बचत होगी, जिससे हम 50 नए IIT, 60 एम्स, 100 से ज़्यादा सरकारी स्कूल, 10 हाईवे, 30,000 से ज़्यादा एम्बुलेंस चला सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर एक देश एक चुनाव किया जाए तो विशेष रूप से हमारे देश को फायदा होगा, क्योंकि विकास वही है जहाँ सबका सम्मान है, हर हाथ में हुनर है और हर दिल में हिंदुस्तान है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। रमेश कुमार, प्रतिभागी क्रमांक 16 ने अपना भाषण पूर्ण किया। अगले प्रतिभागी है प्रतिभागी क्रमांक 17 शाहरुख। प्रतिभागी क्रमांक 17 शाहरुख। अंधेरा चाहे कितना भी हो, सुबह जरूर होती है। लोकतंत्र की ताकत आखिर जनता से ही आती है, जनता से ही आती है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक मंडल एवं मेरे सामने विराजे मेरे युवा साथियों, मैं शाहरुख राजकीय महाविद्यालय छाछोर का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। आज मैं ऐसे अध्याय की बात करूंगा जो काले कालखंड के रूप में जाना जाता है, जो काले अध्याय के रूप में जाता है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, NCERT की पुस्तक कह रही है। आज का विषय है आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के लिए सबक। 21 जून 1975 की वह मध्य रात्रि जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को ये आदेश दिया गया कि अशांति आपातकाल लगाया जाए, आंतरिक अशांति आपातकाल लगाया जाए। परंतु मान्यवर, मैं कहना चाहूँगा कि आपातकाल वो 21 महीने का वह कालखंड जो क्रूर और अत्याचार के रूप में जाना जाता है। मान्यवर, उस समय प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई और मीडिया के कर्मियों और नेताओं को जेल में डाला गया और गिरफ्तारियां की गई और नसबंदियां की गई। मान्यवर, हम जानते हैं कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अगर यही डगमगा सकता है तो लोकतंत्र पर एक बड़ी आंच आ सकती है। वो उस दिन उस रात को लोकतंत्र को कैद कर लिया गया था। मान्यवर, इसके पश्चात मैं सबक का आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। पहला सबक हमने ये लिया कि संविधान सबसे सर्वोपरि है। न कोई सत्ता न कोई व्यक्ति, सबसे ऊपर संविधान और प्रायोरिटी संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को दिया जाता है। मान्यवर, उसके पश्चात हमने दूसरा सबक ये सीखा कि विपक्ष का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक और जरूरी है। मान्यवर, हमने तीसरा सबक ये सीखा कि देश में लोकतंत्र का अर्थ केवल चुनाव नहीं होता। लोकतंत्र का अर्थ है अभिव्यक्ति की आजादी, स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और प्रेस की आजादी। मान्यवर, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि भारत का
भारत का लोकतंत्र न हिला है, न डगा है, न झुका है, बल्कि और ऊपर उठकर मजबूत बना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। शाहरुख प्रतिभागी क्रमांक 17 ने अपना भाषण प्रस्तुत किया। अगले प्रतिभागी है नरपत कुमार, प्रतिभागी क्रमांक 18। नरपत कुमार, प्रतिभागी क्रमांक 18। हेलो। कल्पना कीजिए एक ऐसा भारत जहां बोलना अपराध हो और अखबारों की स्याही पर पहरा हो, स्वतंत्रता कागज़ के पन्नों में कैद हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय निर्णायक मंडल, यहाँ उपस्थित युवा साथियों, मैं नरपत कुमार राजकीय महाविद्यालय सांसौर से राष्ट्रीय सेवा योजना NSS का स्वयंसेवक हूँ। आज मैं उस विषय पर अपने विस्तार प्रस्तुत करने के लिए सभा में उपस्थित हुआ हूँ। महोदय, वह विषय है आपातकाल के 50 वर्ष भारतीय लोकतंत्र के लिए सबक। 25 जून 1975 को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने अनुच्छेद 352 के अंतर्गत देश में आंतरिक शांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा की। महोदय, आपातकाल के दौरान 1 लाख से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं और विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किए गए। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं कई मौलिक अधिकार निलंबित किए गए। प्रेस सेंसरशिप लागू कर दी, जिसमें सभी बड़े अखबारों के दफ्तरों और बिजलियां काट दी गई। जबरन नस्बनी बयान चलाए गए, जिसमें लाखों लोग प्रभावित हुए। महोदय, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे चलाने वाले अच्छे नहीं होंगे तो बुरा ही साबित होगा। आपातकाल के सबक, लोकतंत्र की नींव मजबूत हुई। महोदय, आपातकाल के दौरान भारत लोकतांत्रिक व्यवस्था से शर्मसार हो गया था, लेकिन भारतीय जनता ने यह साबित कर दिया कि भारत लोकतंत्र को नहीं हटा सकता। संवैधानिक प्रावधान, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत देश में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल नहीं लगाया जाएगा, बल्कि अंदरूनी आपातकाल सिर्फ सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगाया जाएगा। और प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वतंत्र मीडिया लोकतंत्र की निगरानी करता है। भविष्य के डिजिटल और सोशल मीडिया के युग में सेंसरशिप से बचाव और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आवश्यक है। आपातकाल के 50 वर्ष में याद दिलाते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा केवल अतीत की स्मृति से नहीं, बल्कि भविष्य की सजगता और वर्तमान और भविष्य की सजगता से होगी। आज जब भारत डिजिटल इंडिया और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में प्रवेश कर चुका है, तब शक्ति केवल सत्ता में नहीं बल्कि डेटा और तकनीकी में निहित है। क्योंकि भविष्य का भारत वही होगा जो तकनीकी और आधुनिक मूल्यों में अडिग होगा। युवा पीढ़ी को केवल तकनीकी का उपभोग नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण बनना होगा। जय हिंद, जय भारत। नरपत कुमार, प्रतिभागी क्रमांक 18 ने अपना भाषण प्रस्तुत किया। अगले प्रतिभागी है प्रकाश कुमार, प्रतिभागी क्रमांक 19। प्रकाश कुमार, प्रतिभागी क्रमांक 19। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी गणमान्य अतिथि एवं मेरे प्रिय साथियों, मेरा नाम प्रकाश चौधरी है। GK गोवाणी महाविद्यालय भीनमाल का छात्र। जब इतिहास करवट लेता है तो पीढ़ियां सबक सीखती हैं, गलतियों की राख से नई उड़ानें लिखती हैं। साथियों, 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास की वह तिथि जब देश में आपातकाल लागू हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने देश में आपातकाल की घोषणा की। उसके बाद
जो देश में हुआ उसने लोकतंत्र की आत्मा को झकझोर दिया। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई, विरोध की आवाजें दबाई गई, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। उन नेताओं में जयप्रकाश नारायण जैसे लोकनायक भी शामिल थे जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। जब सवाल पूछना भी अपराध बन जाए, क्या उसे पूर्व लोकतंत्र कहा जा सकता है? माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत ने 1947 में आज़ादी पाई थी, लेकिन 1975 ने हमें याद दिलाया कि आज़ादी को बनाए रखना उससे भी बड़ा संघर्ष है। जनवरी 1977 में चुनाव घोषित हुए, मार्च 1977 में अपना निर्णय चुनाया और जनता पार्टी की सरकार बनी। ताकत सिंहासन में नहीं, ताकत जनता के मत में है। साथियों, लोकतंत्र केवल एक व्यवस्था नहीं, यह जन विश्वास की शक्ति। जब नागरिक सजग होते हैं तभी संविधान मजबूत होता है। आज हमारी जिम्मेदारी केवल वोट देने तक सीमित नहीं है, बल्कि सत्य, पारदर्शिता और नैतिकता की रक्षा करना भी है, क्योंकि लोकतंत्र कागजों से नहीं, नागरिकों की चेतना से चलता है। क्योंकि लोकतंत्र कागजों से नहीं, नागरिकों की चेतना से जीवित रहता है, और जब युवा जागते हैं तभी राष्ट्र आगे बढ़ता है। हम साथियों, अब प्रश्न यह है, हम 2046 की ओर किस राह पर बढ़ रहे हैं? जब भारत स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब हमें केवल आर्थिक महाशक्ति नहीं बनना है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों का आदर्श भी बनना है। 2046 का भारत जहाँ संविधान सर्वोपरि हो, जहाँ। धन्यवाद। प्रकाश कुमार, प्रतिभागी क्रमांक 19 ने अपना भाषण प्रस्तुत किया। अगले प्रतिभागी है वालाराम, प्रतिभागी क्रमांक 20। वालाराम, प्रतिभागी क्रमांक 20। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय निर्णायक गण एवं मेरे प्रिय साथियों, मेरा नाम वालाराम चौधरी, मैं राजकीय महाविद्यालय जी के गोवाणी भिनमाल का छात्र हूँ। मैं इतिहास की कुछ लाइनों से अपना भाषण शुरू करना चाहता हूँ कि इतिहास गवाह है, वह भूमि है जहाँ अशोक ने शक्ति को शांति में बदला, जहाँ स्वतंत्रता संग्राम ने साम्राज्य को झुका दिया, और जहाँ 1975 के चुनावों ने लोकतंत्र को पुनर्जीवित किया। 25 जून 1975 इंदिरा गांधी की सलाह पर राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा आपातकाल की घोषणा आर्टिकल 352 के तहत की गई। इसमें मैं कुछ पंक्तियां आगे बढ़ाना चाहूँगा कि जब घड़ियाँ तो सड़ रही थी पर लोकतंत्र ठहर सा गया। कहीं रेडियो पर राष्ट्र को संबोधित किया गया, कहीं नसबंदियाँ की गई, कहीं राष्ट्र के नेताओं को निरुद्ध किया गया, प्रेस पर नियंत्रण, संविधान की आत्मा को कमजोर किया गया और लोगों के अधिकार छीने गए और न्यायपालिका को निरुद्ध किया गया। इसमें हमें ये सबक मिलते हैं कि क्या भारत केवल एक राजनीतिक तंत्र है या एक जीवंत चेतना। हमने सीखा कि संविधान एक दस्तावेज नहीं है, वह लोगों की गरिमा व संरक्षण व उनकी आत्मा है। अधिकारों का निलंबन होना व जनता को उनका महत्व पता चलना जरूरी था। इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता, प्रेस की निर्भीकता और चुनाव आयोग की स्वायत्ता में लोकतंत्र की रीढ़ है। ये भारतीय जनता ने आपातकाल के बाद जाना। जब अभिव्यक्ति सीमित हुई तो शब्दों की ताकत समझ में आई, जब गिरफ्तारी हुई तब स्वतंत्रता का महत्व पता चला। एवं 1977 के में भारत की जनता ने मतपेटी से उत्तर दिया कि अंतिम शक्ति सत्ता में नहीं, जनता के अंदर है। इसीलिए हम युवाओं की जिम्मेदारी है कि प्रश्न पूछना, जागरूक रहना और जागरूकता फैलाना, संविधान को समझना व उसकी रक्षा करना। कि राष्ट्रद्रोह, असहमति राष्ट्रद्रोह नहीं होती, प्रश्न पूछना व्यवस्था के विरुद्ध नहीं होता और वह इसकी रक्षा के लिए होता है। माननीय, जहाँ संवाद होता है वहाँ लोकतंत्र होता है और ये हमने आपातकाल के बाद ही जाना। आज हम 2047 विकसित भारत की वार्ता करते हैं तो हमें जानना होगा कि विकास केवल आर्थिक प्रगति नहीं
अध्यक्ष महोदय, विकास तो वह है जिसमें नागरिक निर्भय हो, विचारों की स्वतंत्रता हो, न्याय सुलभ हो और अवसर की समानता हो, तकनीकी रूप से समर्थ हो व अग्रणी हो और लोकतांत्रिक रूप से अडिग हो। विकसित भारत वह होगा जहाँ न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के शब्द प्रस्तावना में न हो, वह हर नागरिक के जीवन में दिखाई दे। सरकार शक्तिशाली बेशक हो, लेकिन वो संविधान से शक्तिशाली न हो। जहाँ सत्ता जवाबदेह हो और जनता नागरिक हो। महोदय, मैं अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र तब सुरक्षित नहीं होता जब सभी की सहमति हो। लोकतंत्र तब सुरक्षित होता है जब असहमति को भी उस जगह सम्मान मिले। ये हम सब जानते हैं कि भारत की ज्योति न 1975 में डूबी है, न वर्तमान में डूबी है और न भविष्य में डूबेगी, क्योंकि ये 146 करोड़ भारतीय नागरिकों के विश्वास की ज्योति है। धन्यवाद। वालाराम प्रतिभागी क्रमांक 20 ने अपना भाषण प्रस्तुत किया। अगले प्रतिभागी है गौतम कुमार, प्रतिभागी क्रमांक 21। गौतम कुमार, प्रतिभागी क्रमांक 21 अपना भाषण प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार आदरणीय अध्यक्ष महोदय और ठीक मेरे मंच के सामने बैठे मेरे प्रतिभागी युवा साथियों और ठीक सामने बैठे निर्णायक मंडल महोदय सर, आज हम इस मंच पर उस दौर की बात करने आए हैं जो हमारे इतिहास के पन्ना में दर्द भी है और सीख भी। 25-26 जून 1975 की वो मध्य रात्रि, जब संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आर्थिक अशांति का हवाला देकर केंद्र सरकार की सिफारिश से देश के 5वें राष्ट्रपति फरीदुल अली अहमद द्वारा आपातकाल पर हस्ताक्षर कर दिए, तो उस मध्य रात्रि आवाज़ों पर पहरा था, कलमा पर ताले थे और जैसे कुछ सच बोलना भी गुनाह था। दोस्तों और साथियों, उस वक्त के प्रधानमंत्री साहिबा इंदिरा गांधी जी देश की तीसरी प्रधानमंत्री महिला थी। उन्होंने आपातकाल के साथ लोकतंत्र की सबसे कठिन परीक्षा शुरू कर दी। उस वक्त अखबारों की स्याही सूख गई थी और नेताओं की आवाज़ें भी कैद हो गई थी। उस वक्त के सबसे बेहतरीन अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के मालिक रामनाथ गोयनका सर ने अपने दूसरे दिन उद्बोधन में कुछ यूँ कहा कि दीप बुझाने वालों ने कोशिश तो बहुत की थी मगर हर घर में एक नया चिराग जल उठा। कि दीप बुझाने वालों ने कोशिश तो बहुत की मगर हर घर में एक नया चिराग जल उठा। ये भारतीय लोकतंत्र कोई कागज़ का महल नहीं जो आंधी में ठे जाए। ये वो दीपक है जो आंधी में भी जलना चाहते हैं। दोस्तों, आप सबने सभी व्यक्तियों की बात की, लेकिन उस वक्त जिसने जनता को जगाया वो नाम अभी तक कईयों के कानों में गूंजता है। उस समय के समाज सेवी नेता जयप्रकाश नारायण ने जनता को जगाया और बता दिया कि सत्ता बड़ी नहीं होती साहब, संविधान बड़ा होता है। दोस्तों उस वक्त आपातकाल सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, ये वो सीख थी कि अगर जनता सो जाए तो तानाशाही जाग उठती है। उस वक्त ने हमें ये भी सिखाया कि जो हम वोट करते हैं वो सिर्फ वोट करने की ही ताकत नहीं, हमें प्रश्न पूछने का भी अधिकार है। और राजनीतिक की किताब में लिखा शब्द भी नहीं है, ये हमारे हिम्मत और दिल में बसता है। तो आइए आज हम इस जालोर की तपोभूमि पर खड़े होकर, इस मंच पर खड़े होकर ये प्रश्न पूछना होगा खुद से, क्या सच में हम जागरूक हैं, क्या सच में हम अपने कर्तव्य और अधिकारों को समझते हैं। क्योंकि कई इतिहासकार और राजनीतिक ज्ञाताओं ने कहा है कि जो अक्सर इतिहास भूल जाते हैं वो भविष्य में वही दोहराते हैं। तो आइए हम सब इस वीर विनमदेव की भूमि वीर विनमदेव कॉलेज में खड़े होकर खुद से प्रश्न पूछना पड़ेगा और नारा खुद से प्रण लेना होगा कि न डरेंगे न डूबेंगे न अपनी आवाज़ दबने देंगे, कि न डरेंगे न डूबेंगे न अपनी आवाज़ दबने देंगे। क्योंकि धन्यवाद। सभी प्रतिभागियों से एक बार पुनः निवेदन करूंगा मैं कि अपने इस कार्यक्रम के पश्चात सभी के प्रमाण पत्र बन गए हैं, तो जिन प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है या आगे ले रहे हैं वो अपने प्रमाण पत्र लेकर ही यहाँ से जाएं। अगले प्रतिभागी है
गौतम कुमार, अभी तो गौतम कुमार बोले। अगले प्रतिभागी है धर्मेंद्र प्रजापत, प्रतिभागी क्रमांक 22। धर्मेंद्र प्रजापत, प्रतिभागी क्रमांक 22। हेलो, नमस्कार। मेरा नाम धर्मेंद्र प्रजापत है और मैं महाकवि महक की नगरी भिनमार से आया हूँ। तो आज 50 ईयर्स ऑफ डेमोक्रेसी के तहत हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और इस यूथ पार्लियामेंट में मैं आपको बताता हूँ कि 25 जून 1975 को संविधान हत्या दिवस, संविधान की हत्या हुई थी, इसलिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। तथा मैं आपको बताता हूँ कि युवा वो नहीं हैं जो चुपचाप बैठ के सब कुछ देगा। युवा वो है जो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाए, अन्याय के खिलाफ संघर्ष लड़े तथा अन्याय के खिलाफ बोले। और तथा मैं कहता हूँ कि मेरा भारत महान है क्योंकि आज का युवा अन्याय के खिलाफ बोलता है, अन्याय के खिलाफ खड़ा रहता है तथा अन्याय के खिलाफ संघर्ष करता है तथा वो ये नहीं देखता है कि किस पार्टी की ओर से मैं खड़ा हूँ तथा किस पार्टी की ओर से मैं लड़ रहा हूँ। वो ये देखता है कि मेरा भारत मेरे उठाए हुए कदम की बदौलत किस ओर बढ़ेगा तथा किस ओर जाएगा। वो ये देखता है कि मेरा भारत आगे बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है तथा मेरा भारत के मासूम व्यक्ति, मासूम लोग किसी भी व्यक्तिगत रास्ता की वजह से कुचले नहीं जा रहे हैं। वो अपने भारत के लोगों तथा अपने भारत के संविधान की संपूर्ण पालना करते हुए ये कहता है कि मेरा भारत महान है, महान था, महान रहेगा। तथा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जब युवा शिक्षित बनेगा तो भी देश आगे बढ़ेगा। तथा इंदिरा गांधी के लगाए हुए आपातकाल के बदौलत जब देश में समाचार पत्रों तथा लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीना गया तथा मौलिक अधिकारों को हनन हुआ, तब देश के कुछ व्यक्ति सामने आए तथा उन्होंने उनके प्रति हड़ताल की तथा आवाज़ उठाई, जिसकी बदौलत 21 महीनों के बाद सरकार रद्द हुई और फिर से चुनाव हुए और तभी देश ने कहा कि अब देश बदलेगा और पार्टी बदलेगी। धन्यवाद। धर्मेंद्र प्रजापति ने अपना भाषण पूर्ण किया। मैं पुनः हमारे निर्णायक मंडल के सदस्य डॉक्टर अनुपम चतुर्वेदी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय पाली, श्री मांगीलाल जी राठौड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ACB जालोर, श्री संदीप जोशी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रेवत जालोर, श्री चुन्नीलाल जी परिहार, सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी, एवं श्री सरदार सिंह, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य का बहुत आभार प्रकट करूंगा, जो अपनी निष्पक्ष, गंभीर और सूक्ष्म दृष्टि के माध्यम से हमारे सभी प्रतिभागियों का मूल्यांकन कर रहे हैं और इनके कार्यशैली को देखकर वास्तव में ये हर दृष्टि से इनका मूल्यांकन कर रहे हैं, तो मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अगले प्रतिभागी के रूप में मैं भावेश कुमार, प्रतिभागी क्रमांक 23। इस प्रतियोगिता में हमारे पास अभी 29 नाम आए हैं, जिनमें से ये 23वां प्रतिभागी है भावेश कुमार। आदरणीय अतिथिगण, गणनायक, मेरे प्रिय युवा साथियों, 25 जून 1975 के ठीक 50 साल पहले भारत में आपातकाल लागू किया गया था। यह 21 महीने की अवधि देश के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक मानी जाती है। इस दौरान नागरिक स्वतंत्रता के निलंबित कर दी गई, प्रेस की स्वतंत्रता सीमित कर दी गई, विपक्षी नेताओं के बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई, चुनाव रद्द हो गए, देश के लोकतांत्रिक संस्था के दरकिनार के करते हुए अध्यक्षों के माध्यम से शासन किया जाता था।
यह काल लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की नाजुकता एक स्पष्ट उदाहरण बना हुआ है। इंदिरा गांधी 1971 के भारी बहुमत से जीत हासिल की, लेकिन उनकी सरकार ही जल्द ही कई संगठनों के सामना करना पड़ा। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध, सुको 1973 के तेल संगठन में उत्पादन, आर्थिक दबाव हुआ, बढ़ता भ्रष्टाचार, कुशासन और राज्य की ज्यादतियां। फरवरी 1974 में गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन के कारण भ्रष्टाचार के आरोप के मुख्यमंत्री चमनभाई पटेल को इस्तीफा देना पड़ा। इससे प्रेरित होकर बिहार में छात्रों के नेतृत्व के एक विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें छात्र संगठन समिति के तहत समाजवादी और समूह एकजुट हुए। गांधीवादी और भारत छोड़ो आंदोलन के दिग्गजन जयप्रकाश नारायण जेपी ने आंदोलन के संभाली। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भावेश कुमार, प्रतिभागी क्रमांक 23 ने अपना भाषण प्रस्तुत किया। भावेश कुमार था ना? ठीक। अगले प्रतिभागी है नरपत चौधरी, प्रतिभागी क्रमांक 24। नरपत चौधरी, प्रतिभागी क्रमांक 24। हेलो, आदरणीय सभापति महोदय, यहाँ उपस्थित मुख्य अतिथिगण, शिक्षक वर्ग और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और युवा साथियों, आज हम भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के एक ऐसे अध्याय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिसने देश की नींव को हिलाकर रख दिया था। 25 जून 1975 की वह आधी रात, जब देश में आपातकालीन की घोषणा कर दी गई थी, जिससे अशांति को आधार बनाया गया तथा नागरिक अधिकार और मौलिक अधिकार को उल्लंघन कर दिया गया था। ये केवल राजनीतिक निर्णय नहीं था, बल्कि भारतीय लोकतंत्र पर एक ठेस था। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी और लाला कृष्ण अडवाणी जैसे हजारों नेताओं को बिना किसी मुकदमे के जेल में डाल दिया गया था तथा लोकतंत्र तरीके से चुनी गई सरकार ने ही संविधान का उपयोग कर संविधान को ही आत्मा को कुचल डाला था। आज इस 50 वर्ष बाद इस लोकतांत्रिक का आयाम आज तक किस पर पहुंच चुका है, ये देखते हैं। जनता की ताकत ये साबित कर सकती है कि भारतीय मतदाता सत्ता के अहंकार को स्वीकार कर सकती है। सजग लोकतंत्र केवल दो तरीके तक सीमित नहीं है। एक सजग नागरिक तानाशाही प्रवृत्तियों को रोक सकता है। इसी के साथ संविधान की रक्षा आपातकाल के बाद 44वां संविधान संशोधन लगा गया ताकि भविष्य में कोई भी सरकार इतनी आसानी से आपातकाल न लगा सके। ये याद दिलाता है कि चुनाव आयोग और न्यायपालिका और लोकतंत्र की सेहत के लिए कितना जरूरी है। आज जब आपातकाल की 50वीं बरसी यहाँ मना रहे हैं तो ये विलाप करने का नहीं बल्कि संकल्प लेने का दिन है। हम संकल्प लें कि हम भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करेंगे और दोबारा कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने देंगे। यहाँ स्वतंत्रता के ऊपर सत्ता को हावी नहीं होने देंगे। अंत में उन सेनानियों को नमन करता हूँ जिसने जेल की सलाखों के पीछे रहकर लोकतंत्र की मशाल को कायम रखा। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत। नरपत चौधरी, प्रतिभागी क्रमांक 24 ने अपना भाषण प्रस्तुत किया। अगले प्रतिभागी है दिलीप कुमार, प्रतिभागी क्रमांक 25। दिलीप कुमार, प्रतिभागी क्रमांक 25।
नमस्कार आदरणीय मंच, सम्मानित अतिथिगण और प्रिय युवा साथियों, मैं आज इमरजेंसी के सब्जेक्ट से थोड़ा परे विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा। इस कक्ष में इस कक्ष में अगर हम में किसी के समक्ष ऐसी परिस्थिति आ जाए कि हमें 6 घंटे के भीतर दिल्ली से लखनऊ रेलगाड़ी से जाना है, तो हम ऐसी गाड़ी से जाना पसंद करेंगे जो हर स्टेशन पर रुक कर जाती है, या फिर तेजस वंदे भारत एक्सप्रेस से। मुझे लगता है दूसरा विकल्प सबसे बेहतर है। आज ऐसे ही परिस्थिति भारत के समक्ष खड़ी है। भारत को एक समय सीमा के 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचना है। उसके लिए एक ऐसी रेलगाड़ी की आवश्यकता है जो हर लोकतंत्र की पटरियों से होते हुए 6 महीनों में चुनाव रूपी स्टेशनों पर बिना रुके विकसित भारत के गंतव्य तक पहुंच पाए। और महोदय, ऐसी रेलगाड़ी का नाम है एक देश एक चुनाव, 1 नेशन 1 इलेक्शन। मगर विडम्बना तो यह है कि गांधी के अहिंसा से प्राप्त लोकतंत्र, भगत सिंह की भुजाओं में आज़ादी की जवानी के प्रतीक लोकतंत्र, अंबेडकर के विचारों से प्रभावित लोकतंत्र आज अपनी जवानी की रफ्तार बढ़ाने के बजाय भिखारों के प्रकार में घर से होकर आलिंगनों की अंगड़ाइयां ले रहा है। महोदय, मान्यवर CMS के एक अध्ययन के अनुसार भारत में लोकसभा चुनाव में खर्च होने वाला पैसा सन 1998 में 9,000 करोड़, 1999 में 10,000 करोड़, 2009 में 20,000 करोड़, 2014 में 30,000 करोड़, 2019 में 60,000 करोड़ और यहीं तक नहीं 2024 में 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा पैसे खर्च हुए हैं। महोदय, भारत के अंदर चुनाव में पैसा तेजी से खर्च हो रहा है, तो वहीं दूर स्वीडन, इंडोनेशिया, ब्राज़ील में एक देश एक चुनाव होने के से वहाँ 35% से लेकर 40% तक खर्च की बचत हो रही है और वोट प्रतिशतों में बढ़त हो रही है। मान्यवर, भारत के अंदर 365 दिनों में से 70 दिनों से 75 दिनों तक तो आचार संहिता लगी रहती है, जिनके चरणों में गिरकर तर्क की भीख मांग रही होती है। ऐसे में अगर एक चुनाव हो तो 5 साल में केवल एक बार आचार संहिता लगेगी। एक चुनाव होने से हम 26,250 पेड़ों को करने से बचा पाएंगे जो पेपर के लिए यूज होते हैं। एक चुनाव के होने से 4.5 लाख करोड़ की भारत को बचत होगी, जिससे हम 50 नए IIT, 60 एम्स हॉस्पिटल्स, 10 से ज़्यादा सरकारी स्कूल्स, 10 हाईवेज और 30,000 से ज़्यादा एम्बुलेंस चला सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ एक देश को एक देश एक चुनाव की आवश्यकता है। वो सोच रहे हैं बस बादल की उड़ान तक, मेरी तो निगाहें हैं सूर्य के ठिकाने तक। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। प्रतिभागी क्रमांक 25 दिलीप कुमार ने अपना भाषण प्रस्तुत किया। अगले प्रतिभागी है प्रतिभागी क्रमांक 26 देव माहेश्वरी। प्रतिभागी क्रमांक 26 देव माहेश्वरी। एक तारीख जो हमें याद दिलाती है, एक तारीख जो हमें आज भी दिल में चुभती है, एक सन्नाटा जो आज भी गूंजता है, वो कौन सा पल था जो आज़ादी मौन रही कि वो 25 जून की रात वो क्यों इतिहास में रहेगी। परम आदरणीय निर्णायक मंडल के सदस्यगण, पूज्य गुरुजन व मेरे साथियों को क्रांतिकारी अभिनंदन। मैं आज जिस विषय पर विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ वह केवल इतिहास की धूल नहीं, वह केवल भारत की आत्मा का दरवाजा है। विषय हमें पता है कि आपातकाल के 50 वर्ष भारतीय लोकतंत्र के लिए सबक। आपातकाल वह रात जब लोकतंत्र के सांसें रुक गई और सांसें रोकी, वह सुबह जब नागरिकों ने अपने हक खोए, वह काल धन जल कलम बंद हुई, सवाल अपराध थे और अधिकार केवल मौलिक स्मृति मात्र। जहाँ इंदिरा गांधी की एक ही सलाह पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इसी देश में आपातकाल की घोषणा कर दी थी, तो क्या यह केवल नीतिवाद था? नहीं, बिल्कुल यह नीतिवाद नहीं था। किसी देश में लोकतंत्र तब तक जीवित है जब तक नागरिक सजग व जागरूक है। आदरणीय निर्णायक मंडल व पूज्य गुरुजन, मैं आपको उस स्थिति से अवगत करवाना चाहता हूं कि हम पत्रकार कुलदीप भैया जैसे साहसी लोगों ने तेज कागज व कलम जैसे हथियारों को चुना, तो सत्ता ने उसके कलम हथियारों को छीना और फिर उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया और उन्होंने उनकी क्रूर व पीड़ा को उसके पुस्तक स्पीच जजमेंट में बयान किया। यहाँ मैं लोक कलाकारों
लोक नायकों की लाल कृष्ण अडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी वाजपेयी, जयप्रकाश नारायण जी सहित अनेक लोगों को निर्दोष गिरफ्तारी हुई। यह घटना जो हम सुनते हैं उसके दर्द को अटल जी ने इस प्रकार विस्तृत किया है। झूल जाता जेठ मारस चांदनी उदास, सिसकी भरते सावन का अंत, घट रीत गया एक बस बीत गया। वो कौन भूल सकता है कि संजय गांधी के नेतृत्व में वह कौन भूल सकता है कि संजय गांधी के नेतृत्व में नसबंदी का वह कर पूर्व अध्याय, वह घटना आज भी एक प्रश्न खड़ा करती है। इसमें 2 पंक्ति में मैं व्यक्त करना चाहता हूँ। शक्ति जब निर्बल को कुचले, शक्ति जब निर्बल को कुचले, नजरों से उतार दो वह कैसा अनुशासन जैसे जो इंसान को नकार दे। मैं उस 21 माह के घोर अंधेरों से हमने कुछ सबक भी सीखे, जैसे संविधान ही सर्वोच्च है, उसका प्रमाण 44वां संविधान संशोधन, द्वितीय सबक कार्यपालिका न्यायपालिका विधायिका का सम्मान और संतुलन अपराय है। तीसरा सबक जिसकी बात मैंने शुरुआत में ही की थी, किसी देश के नागरिक उसके सच्चे प्रहरी है, यानी कि किसी देश उसके संविधान और उसके लोकतंत्र की नींव ईंटों पर नहीं उसकी आवाज़ पे टिकी है। अंत में मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि ना कोई डर ना कोई भ्रम, ना कोई डर ना कोई भ्रम, यह देश हमारा है, संविधान की कसम यह संकल्प हमारा है, हम ही प्रहरी हैं, हम ही हैं उसके भविष्य की आवाज़। जय हिंद, जय भारत, जय जय संविधान। देव माहेश्वरी प्रतिभागी क्रमांक 26 ने अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। अगले प्रतिभागी हैं सोनिया राज पुरोहित। सोनिया राज पुरोहित प्रतिभागी क्रमांक 27। सम्मानित मंच, मैं सानिया राज पुरोहित, BA 3rd सेमेस्टर, SRSKJ गर्ल्स कॉलेज जालोर। एमरजेंसी, आज हम 50 साल पहले जब एमरजेंसी लगी थी उसकी बात कर रहे हैं। हम अक्सर सुनते हैं, बच्चे भी एग्ज़ाम दे के आते कहते हैं कि जो बीत गया हम उसे क्यों पढ़ रहे हैं, जो 50 साल पहले घटना घट गई हम उसे क्यों पढ़ रहे हैं। तो इतिहास इसलिए नहीं पढ़ा जाता कि जो बीत गया उसे क्यों पढ़ना, इसलिए पढ़ा जाता है कि उसने हमें क्या सिखाया, वो आज से किस प्रकार संबंधित है, उसने आज को किस प्रकार प्रभावित किया। तो हम बात कर रहे हैं एमरजेंसी की। 25 जून 1975 में एमरजेंसी लगाई गई इंदिरा गांधी द्वारा। एमरजेंसी वो होती है जब किसी देश पर युद्ध का खतरा हो तो उसकी सारी कमान प्रधानमंत्री द्वारा अपने हाथ में ले ली जाती है। हमारे देश में 3 बार एमरजेंसियाँ लगी हुई है। 1962 में लगी, एक बार 1970 में लगी, और जिस एमरजेंसी की हम बात कर रहे हैं वो 1975 में लगी। आगे 2 बार युद्ध के समय लगी। इस बार का कारण था आंतरिक अशांति। उस समय 1,10,000 से भी ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, नसबंदी ज़बरदस्ती करवाई गई और प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई कि कोई भी खबर छपने से पहले सरकार देखेगी कि वह छपने लायक है भी या नहीं। तो इसे हम, कई लोग कहते हैं कि ये काली घटना थी, पर इसने लोकतंत्र को एक सीख सिखाई कि लोकतंत्र सिर्फ वह नहीं कि एक बार हमें लोकतंत्र मिल गया तो हम बस मिल गया, हमें सब मिल गया। नहीं, हर चीज़ को हमें उस हिसाब से चलाना चाहिए, उसके देखना चाहिए कि हम कोई भी चीज़ लाते तो उसे यूज़ करते ताकि वह पड़ी ख़राब ना हो। तो आपातकाल ने हमें सिखाया कि लोकतंत्र एक बार मिलने से ही उसका सारा काम ख़त्म नहीं होता। सिर्फ हमारा एक वोट, इतना नहीं कि हमने वोट दिया हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। हम वोट देने के बाद हम क्या सही कर रहे हैं, वोट किसे दे रहे हैं, और सिर्फ सवाल पूछना, किसी का विरोध करना या विद्रोह करना नहीं, सवाल पूछना, हम अपने सच के लिए, अपने मौलिक अधिकारों पर लड़ रहे हैं। आपातकाल से हमें कई सबक मिले, जैसे आपातकाल लगने के बाद जब 1978 में आपातकाल 77 में ख़त्म हुआ था, 1978 में 44वां संशोधन हुआ। जब 1977 से पहले जो एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, लघु संविधान लगा था, उसमें कई संविधान में बदलाव किए गए, न्यायपालिका की शक्तियाँ कम की गई, सरकार का 5 साल से 6 साल तक कर दिया गया, उस कई चीज़ों को बदला गया। उसके बाद अब जो 44वां संशोधन किया गया, जिससे हमें सबक मिली कि 44वें संशोधन से लोकतंत्र में जब फिर से अगर कोई ऐसी घटना कार्य कर ना सके कि एमरजेंसी ना लगा सके, इसके बाद 30 दिनों एमरजेंसी लगाने के बाद 30 दिनों तक फिर से पार्लियामेंट की बैठक होगी, जिसमें 2/3 तक चुनाव होंगे। जय हिंद, जय भारत।
सोनिया राजपुरोहित प्रतिभागी क्रमांक 27 ने अपना भाषण प्रस्तुत किया। अगले प्रतिभागी है तेजल कुमारी प्रतिभागी क्रमांक 28। तेजल कुमारी प्रतिभागी क्रमांक 28।